हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डैमेजेज क्लेम और कंपनसेशन के मीनिंग को समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 24 के अंदर टॉर्ट केसेस में अवेलेबल रेमेडीज के ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि टॉर्ट के केस में जो रेमेडीज अवेलेबल है उसका स्कोप क्या है, किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, कितना डेवलपमेंट हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेमेडीज में, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। अगर हम देखें आज के डिस्कशन में तो हम लोग देखेंगे कि डैमेजेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेज देखेंगे। नॉमिनल डैमेज, कंटेम्पचुअस डैमेज, कंपनसेटरी, एग्रीवेटेड, एग्जेम्पलरी डैमेज, प्रोस्पेक्टिव डैमेज। इन सारे डैमेजेज में जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं और जो केस लॉज के थ्रू डेवलपमेंट हुआ है उसको हम लोग देखेंगे कि किस केस में नॉमिनल डैमेज मिलता है, उसका स्कोप क्या है। इसी तरह से ये सारे हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग सेकेंड टाइप का जो रेमेडी अवेलेबल है टॉर्ट के केस में इंजंक्शन के रूप में, उसके ऊपर भी देखेंगे। उसके अलावा हम लोग स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज को भी देखेंगे। इसके बीच में कुछ जो टॉपिक्स बच गए, जैसे मेजर ऑफ डैमेज इन पर्सनल इंजरीज, डैमेज फॉर शॉर्टनिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ या डैमेज अंडर फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855, इसको हम लोग अलग से देखेंगे क्योंकि ये क्या है, ये डिटेलिंग है कि डैमेजेज जो पर्सनल इंजरीज में मिलती है उसको मेजर कैसे करते हैं। उसके अलावा जो शॉर्टनिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के केस में डैमेज होता है, डैमेजेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या चीज ध्यान में रखता है कोर्ट अवार्ड करते समय। और फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के अंदर डैमेजेज किस प्रकार से दी जाती हैं। तो आज का डिस्कशन हम लोग का फ्रेंड्स ये रहने वाला है। ये पोर्शन आज का डिस्कशन हम लोग का रहने वाला है और ये जो आज का डिस्कशन है उससे आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा कि डिस्कस और एक्सप्लेन दी डिफरेंट रेमेडीज अवेलेबल इन टॉर्ट केसेस। तो इसका आंसर आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब शुरू करते हैं आज के डिस्कशन। देखिए, डैमेज के ऊपर हम लोगों ने पहले ही कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि डैमेजेस का मतलब क्या है। हम लोगों ने क्लेम का मतलब और कंपनसेशन का मतलब देख लिया था। हम लोगों ने देखा था दोस्तों, अगर ब्रीफ में बात करें तो डैमेजेस को क्या है, एक तरह का मॉनिटरी रिलीफ है, एक मॉनिटरी अवार्ड जो कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता, अवार्ड किया जाता है, प्रोवाइड कहना सही नहीं, अवार्ड किया जाता है। और क्लेम क्या था, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट था कोर्ट के पास जब हम जाते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट लेके। और एक कंपनसेशन क्या था, कंपनसेशन एक ब्रॉडर टर्म था जिसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी अवेलेबल थे और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रिहेबिलिटेशन, काउंसलिंग नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। और अगर कार एक्सीडेंट होता है तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो हुए और जो कार रिपेयर कॉस्ट है वो मॉनिटरी टर्म्स में यानी फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। तो उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आइए फ्रेंड्स आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहला रेमेडीज टॉर्ट के केसेस में अवार्ड किया जाता है तो वो डैमेजेस के फॉर्म में अवार्ड किया जाता है, जो कि मॉनिटरी टर्म्स में कंपनसेशन होता है। तो ऑर्डिनरली अगर हम देखें तो जितना हार्म सफर हुआ है उतना ही डैमेजेस प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां हार्म के कंपैरिजन में जो डैमेजेस प्रोवाइड की जाती हैं वो या तो बहुत ज्यादा होती हैं या बहुत कम होती हैं। तो उसी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करके हम लोग आज देखेंगे। उसी क्रम में सबसे पहला जो डैमेजेस हम लोग देखेंगे वो नॉमिनल डैमेजेस देखेंगे। अगर हम नॉमिनल डैमेजेस की बात करें फ्रेंड्स, तो एक लीगल मैक्सिम हम लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, इंजूरिया साइन डेमनो, जिसका मतलब होता है कि लीगल राइट में इंटरफेरेंस हुआ, वायलेशन हुआ उसका, लेकिन कोई लॉस सफर्ड नहीं हुआ। तो उस केस में क्या है फ्रेंड्स, नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड की जाती हैं।
या फिर सिंबॉलिक डैमेजेस भी आप कह सकते हैं। जैसे 1 रुपी और 2 रुपी का डैमेजेस अगर प्रोवाइड किया जाए तो ये अपने आप में क्या है, सिंबॉलिक है। एक केस है कॉन्स्टेंटाइन वर्सेस इंपीरियल लंदन होटल लिमिटेड। इस केस में होता क्या है कि डिफेंडेंट जो होते हैं वो एक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर होते हैं। उनको एक होटल में रॉन्गफुली डिनाई कर दिया जाता है और उसी होटल का कोई और होटल में उनको एकोमोडेशन दे दी जाती है। लेकिन चूंकि उनको रॉन्गफुली होटल में जो है डिनाई किया गया था, उनको रिफ्यूज किया गया था एकोमोडेशन, तो कोर्ट ने इस केस में एक डैमेजेस के फॉर्म में उनको 5 गुएना का नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड करवाया, अवार्ड किया। अब हो सकता है फ्रेंड्स कि वहां पे कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि क्लॉज हो कि आप किसी भी प्लेयर को अचानक से या एट द इन टाइम आप उसको हटा नहीं सकते हैं। यार उससे हम लोग को मतलब नहीं है क्या क्लॉज होगा, लेकिन चूंकि उनको रॉन्गफुली रिफ्यूज किया गया तो उसलिए उनको नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड की गई। ऑल्दो उनको कोई लॉस तो हुआ नहीं, क्योंकि उनको फिर दूसरी होटल में, उसी होटल के कोई दूसरी ब्रांच में उनको फिर एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने यहाँ पे उनको डैमेजेस के फॉर्म में नॉमिनल डैमेज अवार्ड किया। एक तो ये केस हो गया फ्रेंड्स इंजूरिया साइन डेमनो का। और दूसरा फ्रेंड्स कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो अपने आप में रॉन्ग है, जैसे ट्रेसपास। ये क्या है, अपने आप में रॉन्ग है, कोई कंसीक्वेंस देखना जरूरी नहीं है। तो इस केसेस में भी जो डैमेजेस प्रोवाइड की जा सकती हैं वो नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड की जा सकती हैं, अगर कोई लॉस नहीं हुआ है तो। चीफ जस्टिस हॉल्ट एक केस में वो ये कहते हैं, यहाँ पे आगे दिया हुआ है, वो ये कहते हैं कि भी कोई ट्रेसपास करता है तो जिसके लैंड में ट्रेसपास हुआ है, अगर उसको लॉस नहीं भी हुआ तो भी उसके पास ट्रेसपासर के अगेंस्ट राइट एराइज होता है, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी में इन्वेजन हुआ है और ट्रेसपासर को वहां आने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि ट्रेसपासर को वहां आने का कोई अधिकार नहीं था और उसके बावजूद भी दूसरे के प्रॉपर्टी में इन्वेजन की गई, तो इसीलिए इस केसेस में नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड या अवार्ड की जाती हैं, की जानी चाहिए। अगर हम एक फ्रेंड्स एक केस हम लोगों ने पहले भी देखा है, अस्बे वर्सेस वाइट। इस केस में होता क्या है, ये भी इंजूरिया साइन डेमनो का ही उदाहरण है। इस केस में होता क्या है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं एक क्वालिफाइड वोटर को वोट देने से मना कर देते हैं। हालांकि जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता था वो जीत जाता है, फाइनली जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसमें। लेकिन इसमें जो वोटर था उसको नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि उसका लीगल राइट का वायलेशन हुआ। ऑल्दो कोई लीगल राइट का वायलेशन इन्फ्रिंज हुआ, ऑल्दो कोई उसको सफर इंजर हार्म या लॉस सफर नहीं हुआ, इसके बावजूद भी उसको प्रोवाइड की जाती है। हालांकि फ्रेंड्स इस केस में डैमेजेस एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड की जा सकती थी या प्रोवाइड की जा सकती हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा हुए हैं। यानी उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव एक्शन का आगे हम लोग देखेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पलरी डैमेज के केस में, तो वहां भी हो सकता है। तो इंजूरिया साइन डेमनो का केस हो या वैसा एक्ट जो अपने आप में रॉन्ग हो, उस केसेस में अगर हार्म नहीं हुआ है तो वहां भी क्या होता है, नॉमिनल डैमेज प्रोवाइड की जा सकती है। जो सेकेंड टाइप का डैमेजेस है फ्रेंड्स वो है कंटेम्पचुअस डैमेजेस। इस केस में काफी ट्रिफलिंग अमाउंट, काफी कम अमाउंट जो है कोर्ट के द्वारा अवार्ड की जाती है डैमेजेस के रूप में प्लेंटिफ को। देखिए पिछले जो नॉमिनल डैमेजेस था उस केस में क्या था कि लीगल राइट का वायलेशन हो रहा था लेकिन कोई हार्म सफर्ड नहीं हो रहा था। लेकिन इस केस में हार्म सफर्ड हो रहा है, उसके बावजूद भी काफी कम अमाउंट हार्म के कंपैरिजन में कोर्ट कंपनसेशन के रूप में अवार्ड कर रही है। तो उस तरह के जो डैमेजेस अवार्ड की जाती हैं उसको कंटेम्पचुअस डैमेजेस कहा जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, इस केस में ये तब प्रोवाइड की जाती है कोर्ट के द्वारा जब प्लेंटिफ के क्लेम से कोर्ट फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती है और कोर्ट मानती है कि प्लेंटिफ को ज्यादा लॉस हुआ है लेकिन वो फुल्ली कंपनसेशन डिजर्व नहीं करता है। जैसे डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट बैटरी अगर करता है और वो तब करता है जब प्लेंटिफ ने कुछ ऑफेंसिव रिमार्क किया था, तो इस केस में प्लेंटिफ भी कहीं ना कहीं रॉन्ग करता है और इसलिए कोर्ट ये मानती है कि इस केस में प्लेंटिफ को फुल्ली कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए या अवार्ड नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो भी अपने आप में रॉन्ग में पार्टिसिपेट करता है और इसलिए इस केस में जो एक्चुअल डैमेज होता है उसके कंपैरिजन में अमाउंट काफी कम प्रोवाइड की जाती है या अवार्ड की जाती है। और ये तो आपको हमने बता ही दिया कि ये नॉमिनल डैमेजेस से अलग कैसे है, क्योंकि नॉमिनल डैमेजेस में किसी भी प्रकार का हार्म, एक्चुअल हार्म हो नहीं रहा है, लीगल राइट का वायलेशन तो हो रहा है लेकिन हार्म नहीं हो रहा है। लेकिन कंटेम्पचुअस डैमेजेस के केस में हार्म हो रहा है, उसके बावजूद भी कोर्ट के द्वारा काफी ट्रिफलिंग अमाउंट कंपनसेशन के रूप में या डैमेजेस के रूप में अवार्ड की जा रही है। थर्ड प्रकार का डैमेजेस अवार्ड किया जाता है फ्रेंड्स, वो कंपनसेटरी, एग्रीवेटेड एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस के फॉर्म में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि जो जनरल केस है उसमें जो डैमेजेस अवार्ड की जाती है वो कंपनसेटरी नेचर का होता है, यानी जितना हार्म हुआ उसके इक्विवेलेंट में डैमेजेस पे की जाती है या अवार्ड की जाती है। लेकिन ऐसे केसेस हैं जहां पे डैमेजेस हार्म की तुलना में थोड़ा ज्यादा पे किया जाता है, उसको एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डैमेजेस कहते हैं। जैसे अगर प्लेंटिफ के फीलिंग को इंसल्ट किया गया या इंजरी की गई, हार्म किया गया, तो डिफेंडेंट के मोटिव को देखती है कोर्ट। अगर डिफेंडेंट का मोटिव कहीं से भी दिखता है कि हाँ उस तरह का था इंसल्ट का या इंजर करने का, तो उस केस में एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डैमेजेस प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जितना अमाउंट डैमेज जितने हार्म हुआ उसके तुलना में थोड़ा ज्यादा एग्रीवेटेड फॉर्म में मोटिव की वजह से। इस केस में भी लेकिन डैमेजेस का मकसद ये नहीं होता है कि रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट दिया जाए, मतलब रॉन्ग डूअर को पनिश किया जाए ऐसा मकसद नहीं होता है, ये बस कंपनसेटरी नेचर का ही माना जाता है एग्रीवेटेड डैमेज भी। लेकिन फ्रेंड्स, जब डैमेजेस जो है मटेरियल लॉस की तुलना में एक्सेस अमाउंट अवार्ड किया जाता है ताकि जो रॉन्ग डूअर है फ्यूचर में वैसा बिहेवियर ना शो करे, तो उसको एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस भी कहते हैं। उस तरह का डैमेजेस जो है वो कंपनसेटरी नेचर का नहीं प्रतीत होता है, ऐसा नहीं दिखता है कि वो कंपनसेटरी नेचर का है, क्योंकि वो काफी एक्सेस अमाउंट होता है और इसका एक नेचर जो होता है वो प्यूनिटिव दिखता है, प्यूनिटिव देखने में लगता है, जो कि एक तरह से डिफेंडेंट के लिए पनिशमेंट के तौर पर होता है। लॉर्ड डेवलिन ने रुक्स वर्सेस बर्नार्ड के केस में एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि एग्जेम्पलरी डैमेजेस का पर्पज जो है वो रॉन्ग डूअर को डिटर और पनिश करना है। इसलिए यहाँ पे जो है आपको सिविल और क्रिमिनल फंक्शन ऑफ लॉ का फ्यूजन देखने को मिलेगा, दोनों ही दिखेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि क्रिमिनल लॉ के अंदर जो पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है उसका नेचर क्या होता है, उसका कई सारा मकसद होता है, लेकिन एक नेचर जो होता है, एक मकसद ये होता है कि जो रॉन्ग डूअर है, जो क्रिमिनल है, वो दोबारा वैसा एक्ट ना करे। तो एक तरह से प्यूनिटिव नेचर होता है पनिशमेंट प्रोवाइड करने का, या पनिशमेंट होता है अपने आप में, उसका वर्ड ही पनिशमेंट यूज किया जाता है। तो वो एग्जेम्पलरी डैमेजेस उसी तरह से टॉर्ट के केस में या सिविल केसेस में एग्जेम्पलरी डैमेजेस होता है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट होता है उसी तरह से सिविल लॉ में भी एग्जेम्पलरी डैमेजेस जो है पनिशमेंट के रूप में होता है। लॉर्ड डेवलिन जो है उन्होंने कुछ
सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस बताए जिसमें कि एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो है वो अवार्ड किया जा सकता है। जैसे पहला तब डैमेजेस किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा हुआ हो और ऑपरेसिव आर्बिट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन के द्वारा हुआ हो। अभी हम लोगों ने अब अस्बे वर्सेस वाइट का केस देखा था, तो वहां भी रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया, एक तरह से वैलिड व्यक्ति को वोट नहीं देने दिया, तो कहीं ना कहीं उसने कार्य जो किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन कोर्ट ने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखा होगा, तो उसको उनको ऐसा नहीं लगा होगा, तो इस वजह से वहां पे नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड किया गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का एक्ट ऑपरेसिव आर्बिट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस केसेस में एग्जेम्पलरी डैमेजेस प्रोवाइड या अवार्ड की जा सकती है। दूसरा केस है फ्रेंड्स, डिफेंडेंट यदि खुद के प्रॉफिट पाने के लिए रॉन्ग कमिट करता है, तो उस केस में भी प्लेंटिफ को एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड की जा सकती है, क्योंकि ताकि रॉन्ग डूअर को ये सबक सिखाया जाए कि जो रॉन्ग है उससे कभी भी फायदा नहीं होगा और लॉ कभी भी रॉन्ग को परमिट नहीं करता है। थर्ड केस फ्रेंड ऐसा हो सकता है एग्जाम्पलरी डैमेजेस प्रोवाइड करने का कि अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में मतलब स्टैट्यूट्स में ये दी गई है, तो वहां पे एग्जाम्पलरी डैमेजेस प्रोवाइड की जा सकती है। एक केस है फ्रेंड्स, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम लोगों ने पहले भी एक केस देखा है, जिसमें होता क्या है कि भीम सिंह एक एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और उनको अरेस्ट और डिटेन करके असेंबली सेशन अटेंड नहीं करने दिया जाता है। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं और जब तक डिसीजन आता उससे पहले उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो वैसे तो अब कोई रिलीज ऑर्डर की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एग्जेम्पलरी डैमेजेस प्रोवाइड करने के लिए अप्रोप्रिएट केस माना और उन्होंने भीम सिंह को 50,000 पे करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को 2 महीने के अंदर आदेश दिया। 50,000 फ्रेंड्स 1986 का बात है, बहुत ज्यादा होगा। तो कितना हार्म की तुलना में जो डैमेजेस था वो काफी ज्यादा था। उसके बाद एक सेकंड केस है रूडल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बहुत पॉपुलर केस है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में भी हम लोग देखते हैं। इस केस में होता क्या है कि रूडल शाह को कोर्ट ने 30,000 कंपनसेशन अवार्ड किया, क्योंकि रूडल शाह को 14 ईयर्स तक डिटेन किया गया था और एक्विटल ऑर्डर पहले ही दे दी गई थी कोर्ट के द्वारा, उसके बाद भी उसको डिटेन करके रखा गया था 14 ईयर्स तक। तो इसलिए उनको 30,000 रुपीज का कंपनसेशन अवार्ड किया गया था। और केस है फ्रेंड्स सेबेस्टियन एम हंगरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में आर्मी पर्सन्स के द्वारा, आर्मी अथॉरिटीज के द्वारा 2 पर्सन्स को डिटेन कर लिया गया था और जब कोर्ट ने उनको प्रोड्यूस करने के लिए कहा तो उनको मिसिंग घोषित कर दिया गया। और इस बात की एक पॉसिबिलिटी थी कि डिटेंशन के दौरान ही उनको मार दिया गया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 2 मिसिंग पर्सन्स के वाइफ को, दोनों को 1 लाख रुपीज ईच का एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड करवाया, क्योंकि उस दौरान पूरे प्रोसेस में जो वाइफ थी उनको टॉर्चर, एगोनी और मेंटल ऑपरेशन सहना पड़ा था। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किया। जो फोर्थ डैमेजेस है, फोर्थ टाइप है डैमेजेस का, वो है फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस, या इसको फ्यूचर डैमेजेस भी कह सकते हैं। इस केस में कंपनसेशन उस डैमेज यानी हार्म के लिए दिया जाता है जो डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट से डिसीजन देते समय तक नहीं हुआ था, उस समय तक नहीं हुआ था, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसी रॉन्गफुल एक्ट से जो डिफेंडेंट के द्वारा हुआ उसी से आने वाले समय में डैमेजेस डैमेज कॉज हो सकता है, यानी हार्म हो सकता है। फिर से एक बार समझिए, प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस या फ्यूचर डैमेजेस उस केस में दिया जाता है जब डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट से
कोर्ट डिसाइड कर रही है उस समय तक कोई वैसा हार्म नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वैसा हार्म देखने को मिल सकता है, हो सकता है, या पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हार्म होगा, या ऐसा कंडक्ट हो चुका, ऐसा इफेक्ट हुआ है, या ऐसा कंसिक्वेंसेस हुआ है जिससे कि निश्चित तौर पर भविष्य में भी लॉस हो, भविष्य की भी कुछ लॉस हो गई उसी समय, तो उसके लिए कोर्ट उसी समय डैमेजेस अवार्ड कर देती है फ्यूचर लॉस के लिए भी। तो उसको प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस या फ्यूचर डैमेजेस कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि एक्सीडेंट के केस में एक्चुअल हार्म के लिए डैमेजेस तो मिलता है, उसके बाद अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो जो लॉस्ट वेजेज होगा, मतलब जो वेजेस का लॉस्ट होगा, जो पर्सन अर्न करता अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, अब वो डिसेबल हो गया तो अब वो अर्न नहीं कर सकता है, तो उस डैमेजेस के लिए भी कंपन उस डैमेज के लिए या हार्म के लिए भी डैमेजेस प्रोवाइड की जाएंगी या कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस कहलाता है। आइए एक केस देखते हैं, सुभाष चंद्र वर्सेस राम सिंह। इस केस में होता क्या है कि एक 7 ईयर का चाइल्ड होता है, वो एक बस से हिट हो जाता है, बस के द्वारा वो उसको हिट होता है, जो कि पंजाब स्टेट का बस होता है, जिसको रिस्पोंडेंट जो है वो राम सिंह चला रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है। सुभाष को हिट होता है, सुभाष प्लेंटिव होता है, सुभाष को हिट के वजह से कई प्रकार का इंजरी होता है और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है। इस वजह से वो अब खुद से चल नहीं सकता था, उसको एक सर्जिकल शू की जरूरत थी, तब वो चल सकता, तब उसको चलने में आसानी होती और सर्जिकल शू जरूरत थी उसको। तो इस डिसेबिलिटी के वजह से उसका कुछ एरियाज में एम्प्लॉयमेंट का स्कोप भी खत्म हो गया। तो अब देखिए यहाँ जो वो एम्प्लॉयमेंट अभी फ्यूचर में लेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट अभी लिया नहीं है, अभी तो छोटा है, लेकिन फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट लेगा, लेकिन लॉस तो अभी ही हो गया ना। तो अभी जो इमीडिएट हार्म है वो ये है कि वो चल नहीं सकता है, लेकिन जो फ्यूचर में इंपैक्ट होगा उस पर भी कोर्ट डैमेजेस अवार्ड कर सकती है, वही प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस के अंदर आता है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने इस केस में 3000 रुपीज का कंपनसेशन अवार्ड किया था, प्रोबेबल फ्यूचर लॉस बाय रीजन ऑफ इनकैपेसिटी एंड डिमिनिश्ड कैपेसिटी ऑफ वर्क। इस हेड के अंदर, मतलब इसके अंदर 3000 रुपीज का कंपनसेशन अवार्ड किया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कंपनसेशन को बढ़ा करके 7500 रुपीज कर दिए थे। तो हम लोगों ने देखा कि क्या है प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस। फ्यूचर वेज लॉस जो है उसको भी कर दिया गया, भले ही अभी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अभी ऐसा नहीं था कि एम्प्लॉयमेंट छूटा, इस एक्सीडेंट के पहले ही, इस एक्सीडेंट के समय तो एम्प्लॉयमेंट था भी नहीं। इसी तरह से सेकंड केस है फ्रेंड्स, वाई एस कुमार वर्सेस कुलदीप सिंह, ए आई आर 1972, पंजाब एंड हरियाणा। ये केस भी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि इस केस में रिस्पोंडेंट एक एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर होता है, जिसका एक मोटरसाइकिल से हिट हो जाता है और उसको फिजिकल इंजरीज आ जाती है, एंकल में उसको जो है चोट आ जाता है, इससे उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है और उसका जो नॉर्मल लाइफ है वो इफेक्ट हो जाता है। उसका जो नॉर्मल लाइफ का इंजॉयमेंट था वो अब नहीं कर पा रहा है, उसका नॉर्मल लाइफ इफेक्टेड हो गया। तो इस केस में उसको डैमेजेस के रूप में 7200 रुपीज प्रोवाइड की गई, और इसका जो कैलकुलेशन किया गया वो 50 रुपीज पर मंथ 12 साल तक, उसको सारा कुछ कैलकुलेट करके 7200 रुपीज का कंपनसेशन अवार्ड किया गया। तो इसमें देखे आप, इसमें आपने देखा कि किस तरह से फ्यूचर लॉस जो हुआ उसको भी डैमेजेस के फॉर्म में अवार्ड कर दिया गया। अच्छा फ्रेंड्स, आपने गौर किया कि ये जो डैमेजेस अवार्ड किया जा रहा है, इसको इसमें सब कुछ एक साथ जोड़ करके एक ही बार में क्यों दे दिया जा रहा है?
ऐसा इसलिए दिया जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि एक कॉज ऑफ एक्शन से दो सूट फाइल नहीं की जा सकती, एक से ज्यादा सूट फाइल नहीं की जाती सेम कॉज ऑफ एक्शन से। इसी वजह से एक ही बार में सारा जोड़ करके कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। सीपीसी में भी हम लोग जानते हैं रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है सेक्शन 11 में, तो उसी तरह का इसमें भी रूल है, सेम चीज है, सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए दो सूट आप फाइल नहीं कर सकते हैं। इस चीज को पीटर वर्सेस व्हील के केस में ले डाउन किया गया था। इस केस में प्लेंटिफ को 11 पाउंड अवार्ड किया जाता है डिफेंडेंट के बैटरी के वजह से, और कुछ समय के बाद होता क्या है कि प्लेंटिफ को एक और हड्डी जो है अपने स्कल से निकलवाना पड़ जाता है, तो इसमें एक्सपेंसेज आता है, मेडिकल एक्सपेंसेज आता है, वो फिर वापस से कोर्ट चला जाता है उसके लिए कंपनसेशन मांगने के लिए। तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उस केस को डिसमिस कर देती है, क्योंकि एक ही कॉज ऑफ एक्शन से दो सूट फाइल नहीं किया जा सकता था, एक ही केस फर्स्ट टाइम ही सारा कंपनसेशन डिमांड कर लेना चाहिए था। लेकिन बाद के एक्ट जो सेम कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन सेम है और उसी से दोबारा फिर हार्म हुआ खुद में ही, बाद में हार्म होता है, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन अवार्ड नहीं की जाएगी। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स की, देखिए क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है और टॉर्ट का केस फाइल किया जा सकता है, मतलब ऐसा केस है अगर कोई ऐसा रॉन्ग है जो टॉर्ट भी है और क्रिमिनल लॉ के अंदर भी ऑफेंस है, तो वो दोनों चूंकि अलग नेचर है, दोनों का पर्पज अलग है, तो वो फाइल किया जा सकता है, लेकिन टॉर्ट के अंदर ही ऐसा नहीं किया जा सकता है, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दो सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। दो एक्सेप्शनल केस है जहां पे सक्सेसिव सूट फाइल किया जा सकता है। पहला, जहां पे दो डिस्टिंक्ट राइट वायलेट हुआ है सेम रॉन्गफुल एक्ट से, जैसे ब्रंटसेन वर्सेस हम्फ्री के केस में डिफेंडेंट के नेग्लिजेंट के कारण एक कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है और कार भी डैमेज हो जाता है और पर्सन को भी इंजरी होती है। तो जो प्लेंटिफ है जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसने दो सूट फाइल किया, एक कार के डैमेज के लिए कंपनसेशन क्लेम किया और दूसरे में पर्सनल इंजरीज के लिए क्लेम किया। तो इस केस में दोनों सूट जो है वो परमिसेबल है, इसलिए कोर्ट ऑफ अपील ने डिस्टिंक्ट राइट के वायलेशन के लिए सेकेंड सूट को भी मेंटेनेबल माना। और दूसरा केस कब हो सकता है फ्रेंड्स, जब टॉर्ट जो है कंटिन्यूइंग नेचर का हो, तो उस केस में भी सक्सेसिव एक्शंस जो है वो परमिसेबल है। जैसे ट्रेसपास आपके लैंड में कोई किए हुए है और लगातार वो ट्रेसपास करते ही जा रहा है, तो उस केस में सक्सेसिव एक्शंस भी लाया जा सकता है। तो ये था फ्रेंड्स डैमेजेज। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ रेमेडीज है टॉर्ट के अंदर, वो है इंजंक्शंस के फॉर्म में। देखिए इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन एक प्रकार का कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें एक डायरेक्शन दिया गया होता है कोर्ट के द्वारा, या तो किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए, या उसको दोबारा न किया जाए, ऐसा ऑर्डर रहता है कोर्ट के द्वारा। और ये कई प्रकार का हो सकता है, हम लोग यहाँ टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन के फॉर्म में देखेंगे और प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी इंजंक्शन के तौर पे देखेंगे। दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। देखिए कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो इंजंक्शन का रेमेडी प्रोवाइड करे या ना करे। अगर डैमेजेस के रूप में रेमेडी सफिशिएंट है तो इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जाती है। अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की बात करें फ्रेंड्स, तो सेक्शन 37 में टेम्पररी इंजंक्शंस और परपेचुअल इंजंक्शंस के बारे में दिया गया है। टेम्पररी इंजंक्शन क्या है फ्रेंड्स, टेम्पररी इंजंक्शंस वो इंजंक्शन है जो कोर्ट के द्वारा कुछ समय के लिए दिया जाता है, और परपेचुअल इंजंक्शन क्या है, जो परमानेंट नेचर का होता है, जो हमेशा के लिए दिया गया, कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया या किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को न करने के लिए, तो हमेशा के लिए दिया गया, परपेचुअल इंजंक्शन परमानेंट नेचर का दिया जाता है। ठीक है,
अगर हम बात करें टेम्पररी इंजंक्शन को, तो इसको इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन भी कहा जाता है। ये कोर्ट के द्वारा केस के बिगिनिंग के में ही ग्रांट कर दिया जाता है। जब कोर्ट में मेरिट पे सुनवाई अभी नहीं हुई होती है, तब जो इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है वो टेम्पररी या इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन कहा जाता है। उस समय देखिए, जब मेरिट पे केस डिसाइड नहीं हुआ होता है और कोर्ट को प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि जो वस्तु स्थिति है, जो वही मेंटेन होना चाहिए, जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा है वो मेंटेन रहे, तो कोर्ट जो है टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर देती है। लेकिन इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि कोर्ट जो है प्लेंटिफ को फेवर कर रहा है, जजमेंट प्लेंटिफ के फेवर में देने जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई पर्पज इसका नहीं है, ऐसा कोई मतलब निकल के नहीं आना चाहिए। ये बस इतना है कि कोर्ट ये देखती है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसलिए एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस मेंटेन रहने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर यदि कोई ऑर्डर कोर्ट यदि कोई पर्सन कोर्ट के पास जाता है इंजंक्शन के लिए अपील करता है और प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन में बरकरार रहे, ऐसा वो प्ली करता है कोर्ट के पास कि वो डिस्ट्रॉय ना हो या रॉन्गफुली डिस्पोजिस्ट ऑफ न किया जाए, तो कोर्ट क्या करती है, टेम्पोररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। और जब कोर्ट मेरिट पे केस डिसाइड कर लेगी, तो उस केस में क्या करेगी कोर्ट, प्लेंटिफ अगर प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला जाता है, तो जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो ऑटोमेटिकली परमानेंट इंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन अगर प्लेंटिफ के पक्ष में नहीं जाता है, तो टेम्पररी इंजंक्शन जो है वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे डिसॉल्व ऑफ हो जाएगा। अगर हम परपेचुअल इंजंक्शन की बात करें, तो ये फाइनल ऑर्डर में दिया जाता है जब कोर्ट जो है मेरिट पे केस डिसाइड कर लेती है, तब ये परपेचुअल इंजंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है इंजंक्शन का, प्रोहिबिटरी एंड मैंडेटरी इंजंक्शन। देखिए, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या करता है, ये फॉरबीड करता है, मतलब रोकता है डिफेंडेंट को किसी एक्ट को करने से जो कि प्लेंटिफ के राइट से इंटरफेयर करता है, जैसे ट्रेसपास या न्यूसेंस। तो हो सकता है कोर्ट इसमें प्रोहिबिटरी इंजंक्शन लगाएगी, ताकि डिफेंडेंट को रोक दी जाएगी, वो किसी कार्य को न करे जो प्लेंटिफ के राइट को इंटरफेयर करती है। और दूसरी तरफ मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होगी, इसमें कोर्ट ऑर्डर करता है कि डिफेंडेंट को ऑर्डर करता है किसी पॉजिटिव एक्ट को करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक वाल प्लेंटिफ के राइट टू लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वही डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक वाल है, एक दीवार जो प्लेंटिफ के राइट टू लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो कोर्ट यदि ऑर्डर करता है कि यू शुड नॉट कंस्ट्रक्ट द वॉल, तो ये क्या है, प्रोहिबिटरी है, क्योंकि कह रहा है कोर्ट यू शुड नॉट कंस्ट्रक्ट द वॉल। अब आप कंस्ट्रक्शन वॉल की नहीं कीजिए, तो क्या है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है। और कोर्ट अगर ये कहती है कि यू शुड डिमोलिश द वॉल, तो ये क्या है, मैंडेटरी इंजंक्शन है, ये किसी एक्ट को करने के लिए कहा जा रहा है। और पहले केस में क्या था, किसी एक्ट को नहीं करने के लिए कहा जा रहा था, तो वो प्रोहिबिटरी था इंजंक्शन, और किसी एक्ट को करने के लिए कहा जा रहा है तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन है। इंजंक्शन इंजंक्शन को हम लोग और देखेंगे जब हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिस्कस करेंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखेंगे, तो वहां भी हम लोग इंजंक्शंस देखेंगे, जैसे सीपीसी में भी देखेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे उसको। जो थर्ड टाइप ऑफ रेमेडीज अवेलेबल है टॉर्ट के केसेस में, वो है फ्रेंड्स स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, जब भी किसी पर्सन को उसके मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रॉन्गफुली डिस्पजेज कर दिया जाता है, तो कोर्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को वापस प्लेंटिफ को रीस्टोर किया जाए, ऐसा ऑर्डर कर सकती है और ऐसा ऑर्डर करती है। तो लैंड के रिकवरी के लिए इजेक्टमेंट का एक्शन लाया जा सकता है,
या अगर चैटल के केस में तो डेटिन्यू का केस एक्शन लाया जा सकता है, जो हम लोग चैप्टर नंबर 18 और 19 में देखेंगे। यहाँ 15-16 लिखा हुआ है जो कि गलत है, 18-19 में दिया हुआ है, उसको हम लोग वहां पे देखेंगे। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ के लिए, यहाँ के डिस्कशन के लिए आपको इतना बस पता होना चाहिए कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में से जब रॉन्गफुली डिस्पोजेस ऑफ कर दिया जाता है किसी भी पर्सन को, तो वापस से उसको वो प्रॉपर्टी मिले, उसके लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। तो उसको, उसका जो डिफरेंट केसेस है वो हम लोग चैप्टर नंबर 18 और 19 में देखेंगे। जो फोर्थ प्रकार का रेमेडी हम लोग फ्रेंड्स कह सकते हैं वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने रेमेडीज देखा, चाहे वो डैमेजेस हो या फिर आपका जो सेकंड हम लोगों ने देखा, सेकंड केस इंजंक्शन का हम लोगों ने देखा, या हम लोगों ने स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी देखा, ये सारा केसेस जो था फ्रेंड्स वो क्या था, जुडिशियल रेमेडीज था, क्योंकि इसमें हमको कोर्ट के पास जाना था, वहां पे जाके हमको फॉर्मली रिक्वेस्ट करना था यानी क्लेम करना था, उसके बाद कोर्ट जो है सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए फिर हमको रेमेडीज प्रोवाइड करती। तो वो सब कुछ जुडिशियल रेमेडीज था। लेकिन कुछ रेमेडीज पर्संस के अपने स्ट्रेंथ से या अपने सेल्फ हेल्प के थ्रू वो रेमेडी प्राप्त कर सकता है या रेमेडी अपना ले सकता है प्लेंटिफ से, वही एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज के अंदर आता है। देखिए जनरली ये अपने आप में, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है, ये अपने आप में रिसर्च का विषय भी है या रिसर्च का विषय हो सकता है, क्योंकि कानून को कभी भी अपने हाथ में लेना सही नहीं है। क्योंकि इसलिए, क्योंकि लॉ जो है अगर थोड़ा भी मिस्टेक आप करेंगे तो फिर लॉ फिर आपको पेनल्टी प्रोवाइड कर देगा। तो इससे अच्छा है कि जुडिशियल रेमेडीज का रिकोर्स लें। लेकिन कुछ केसेस में बहुत ट्रिवियल, क्योंकि टॉर्ट वैसे भी बहुत टॉर्ट के केसेस में जो है मतलब हाई लेवल ऑफेंसेस भी हैं, रॉन्ग है, लेकिन कुछ रॉन्ग तो ऐसा है जो ऑलमोस्ट आप छोड़ ही सकते हैं, ट्रिवियल नेचर का है। तो वैसे केसेस में एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लेंटिफ से ले सकते हैं, मतलब सॉरी डिफेंडेंट से ले सकते हैं। तो वही एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। कई बार डिस्कशन के लिए आपको थोड़ा सा पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई आपके लैंड पे जाने से रोक रहा है तो आप री एंट्री कर सकते हैं, तो ये आपको रेमेडी मिल गया, आप री एंट्री कर सकते हैं अपने लैंड पे। या अगर आपके चैटल्स को अगर कोई लेके आपको वो रख लेता है तो आप वापस से उससे ले सकते हैं चैटल, ये भी रेमेडी आपके पास अवेलेबल है। तो इससे आप रेमेडी आपको मिल गया। उसके अलावा अगर कोई आपके लैंड में इंटर करके आपके क्रॉप्स को नष्ट कर देता है कोई चैटल, तो आप उस चैटल को सीज करके रख सकते हैं और प्लेंटिफ से ऐसा, डिफेंडेंट से ऐसा कह सकते हैं, या जो रॉन्ग डूअर है उससे ऐसा कह सकते हैं कि आप कंपनसेशन हमको प्रोवाइड करिए, मेरे क्रॉप्स का फसल जो है नष्ट हो गई है आपके चैटल की वजह से। और मैक्सिमम केस में वहीं पे आपका रिकोर्स मिल जाता है, आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर देता है सामने वाला पार्टी, और आपको जो है रेमेडी अवेलेबल हो गया, तो फिर आप कोर्ट अननेसेसरी क्यों जाएंगे। इसके अलावा यदि किसी नेबर के जो पेड़ का जो ब्रांच है वो आपके लैंड में आ गया है, ये तो अक्सर होता है, हर जगह देखने को मिलता है, तो उस केस में क्या, अब इसके लिए आप कोर्ट जाइएगा कि जो अपोनेंट पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, जो मेरे नेबर है, उसका पेड़ जो है, पेड़ का ब्रांच मेरे लैंड में आ गया है। अब इसके लिए तो हम कोर्ट जाएंगे नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके लैंड में जो ब्रांचेज आई हैं उसको आप कट कर सकते हैं। लेकिन कायदे से अगर देखें तो आप उसको पहले नोटिस दीजिए, हो सकता है नोटिस आप दें वो खुद से ही अपना कट कर दे, है ना। तो इस केस में आप नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद आप अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो आप कट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो जाएगा। अगर लाइफ या प्रॉपर्टी का डेंजर हो तो आप जो है, वैसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ लाइफ या प्रॉपर्टी का डेंजर हो, तो वहां पे नोटिस देना जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी दो ऑप्शन अवेलेबल हो फ्रेंड्स, जब भी दो ऑप्शन अवेलेबल हो, चूंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि लॉ को अपने एंड में लेने से फायदा नहीं है, तो दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक में लेस हार्म आप
अदर पार्टी को देंगे और दूसरे में आप थोड़ा ज़्यादा हार्म देंगे, तो आपको हमेशा रिकोर्स जो है वो लेस हार्म वाला को लेना है। ये नहीं कि मौका मिला रेमेडीज लेने का तो हम मैक्सिमम लॉस वाला लॉस करवा दें, वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज फिर क्या पता चला वही कोर्ट चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे लेस जो हार्म प्रोड्यूस करे या लेस जो हार्म करे, सफ़र करवाए दूसरे पार्टी को, वही रिकोर्स आपको लेना चाहिए। देखिए पहले जो कॉमन लॉ में था कि कोई भी रॉन्ग या टॉर्ट क्राइम दोनों होता था। ये लास्ट वाला डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ये जो डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया कटिंग ब्रांच, ये यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस इस केस में हम लोगों ने किया, ठीक है। अब जो हम लोग कर रहे हैं ये लास्ट पैराग्राफ पर डिस्कशन कर रहे हैं। पहले जो था कॉमन लॉ में ऐसा था कि भी कोई रॉन्ग टॉर्ट या क्राइम दोनों होता था, जब भी कोई रॉन्ग टॉर्ट और क्राइम दोनों होता था तो टॉर्ट में रेमेडी तब तक नहीं मिलता था जब तक कि क्राइम के अंदर पनिशमेंट ना मिल जाए। लेकिन इंग्लैंड में एक लॉ आया, एक एक्ट आया, क्रिमिनल लॉ एक्ट 1956। इसके इस एक्ट के आने के बाद ये जो सिचुएशन था वो चेंज हो गया और अब वहाँ टॉर्ट या क्राइम दोनों जो है उसके लिए अलग अलग सूट लाया जा सकता है। और यदि क्राइम में पनिशमेंट ना भी मिले तो टॉर्ट के अंदर रेमेडी क्लेम किया जा सकता है। इंडिया में तो यही फॉलो किया जा रहा है पहले से कि कोई भी क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है और कोई टॉर्ट में भी रेमेडी ले सकता है। वो अलग बात है कि इंडिया में टॉर्ट उतना डेवलप्ड नहीं देखा मिलता है हमको, इसलिए आप देखेंगे कि अधिकतर फॉरेन केसेस ही आपको मिलेंगे। तो ये था फ्रेंड्स, इंडिया का सिचुएशन भी आपको बता दिए कि इंडिया में क्या है, यही वाला फॉलो होता है। आप जरूरी नहीं है टॉर्ट, आप हो सकता है क्राइम में सॉरी क्रिमिनल लॉ में आप ना भी रिकोर्स लीजिए, लेकिन आप टॉर्ट में ले सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, या दोनों में ले सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा रेमेडीज इन टॉर्ट लॉ के ऊपर डिस्कशन। आने वाले वीडियोस में हम लोग पर्सनल इंजरीज को मेजर कैसे करते हैं उसको देखेंगे, और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ यदि शॉर्ट हो जाए तो उस केस में डैमेजेस कैसे क्लेम करते हैं उसको भी देखेंगे, और फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 भी देखेंगे, वो लास्ट में देखेंगे। आइए आपको एक क्वेश्चन के साथ इंड करते हैं, कुछ दो क्वेश्चन आपको देते हैं, आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आज के डिस्कशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कई जगह आप देखिएगा ना, जो बड़ा-बड़ा जो एग्ज़ाम आजकल होता है क्लैट पीजी वगैरह में, उसमें कुछ होता नहीं है। दिक्कत कहाँ है ना कि कोई जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है, वो बुक से आपको इतना दूर कर दिया है ना कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत टफ लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको आदत खराब करवा दिया गया है। आपको उस चीज़ से सॉल्यूशन से दूर कर दिया गया है और सॉल्यूशन फिर वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए फ्रेंड्स, जो मेरा टेक्निक्स है उसको आप यूज़ करिए और देखिए कि मेरा टेक्निक क्या है। ये टेक्निक पहले से ही है, मेरा कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। बस जो चीज़ छूट गया है वापस से उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं, और इसलिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये भी जो भी इसलिए आपके बुक रीडिंग आसान हो जाए, ये डिस्कशंस हम करते हैं, और इसमें हम फ्रेंड्स एक बुक नहीं, कई सारे बुक्स आपको देख रहे हैं, तो उसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देखिएगा, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका वैलिडिटी आपको बताना है ना, जो हम लोग आज रेमेडी डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही। और एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक स्टेटमेंट दे देगा, जैसे दे देगा डैमेज इज नॉट मेयरली पेक्यूनरी बट एन इंजरी इम्पोर्ट्स अ डैमेज व्हेन अ मैन इज देयर बाय हिंडर्ड ऑफ हिज राइट। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन लेट डाउन किया गया, हम लोग देखे हैं सीजे हॉल्ट का, देखे हैं अस्पर वर्सेस वाइट के केस के रेफरेंस में आपको डिस्कस करना है जो डैमेजेस है स्पेसिफिक केस ऑफ टॉर्ट लॉ के अंदर, उसको आपको डिस्कस करना है। ये दोनों क्वेश्चंस आप देखिए, ये दोनों क्वेश्चंस हम आपको अटैच भी कर देंगे। मिलते हैं फिर आपसे फ्रेंड्स नए वीडियो में नए चीज़ के साथ। हम लोग देखेंगे आगे आने वाला समय और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस तरह से कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहिए कि आपका सारा एरिया एक साथ कवर हो जाए। ये नहीं कि आप सीयूटी यूजी के लिए अलग ले रहे हैं कोर्स, उसके लिए फिर अलग पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वही चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो जो है नेट यूजीसी नेट के लिए आप अलग से पढ़ रहे हैं, कोई भी, तो फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। सच्चाई है कि तब फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि एक बार में पढ़िए, और सारा एग्ज़ाम में फिर तैयारी करने के लिए आपको अलग से नहीं प्रिपरेशन करना पड़े। सारा एग्ज़ाम एक ही बार में कवर हो जाए।
और वो तब होगा जब आप इस मेथड से पढ़ाई करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोज़।